क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन लिए गए हैं। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन है कि इनकरेक्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट के लिए कौन सा ऑप्शन गलत है। तो हम जानते हैं कि जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल कर जाता है, मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें सेकेंड ऑप्शन तो सही है, हमें क्या ढूंढना है, इनकरेक्ट ढूंढना, मतलब गलत ऑप्शन ढूंढना है। और अगर हम बात करते हैं जब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, तो अगर हमें केल्विन में निकालना है तो क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो डिग्री सेल्सियस में कितना है 100 प्लस 273, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 373 केल्विन। तो मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी करेक्ट है और हमें क्या ढूंढना है, इनकरेक्ट ढूंढना है। आप क्या करते हैं, हम फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करते हैं, और फ़ारेनहाइट में क्या होता है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला होता है फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस आ गया तो हमें पता चल जाएगा कितना है, या फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फ़ारेनहाइट में क्या है, डिग्री सेल्सियस में कितना होता है 100, तो 9 डिवाइडेड बाई 5, एक मिनट ये थोड़ा, ये होता है फॉर्मूला डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए, 9 डिवाइडेड बाई 5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो डिग्री सेल्सियस में कितना है 100, तो 9/5 इंटू 100 प्लस 32। तो 5 को 100 से जब इसको मतलब डिवाइड करेंगे, 100/5 मतलब ये कितना आ जाएगा 20। तो ये कितना आ जाएगा 20 इंटू 9, तो 180 प्लस 32। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 212। ये किस में आ गया, डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड भी सही है। तो इसमें ऑप्शन इनकरेक्ट कौन है, फोर्थ ऑप्शन। मतलब अब डिग्री फ़ारेनहाइट में इतना क्यों, अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना आ गया है 212, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो मतलब यही इनकरेक्ट ढूंढना था, तो इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, फोर्थ। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कैलकुलेट करने हैं, मतलब इसमें बताने हैं कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं। 0.200 ग्राम वेट मतलब दिया गया है मास, तो उसमें हमें सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर का रूल होता है कि जो फर्स्ट नॉन जीरो होता है, ये क्या है नॉन जीरो मतलब 2 है, ठीक है। फर्स्ट नॉन जीरो के अगर लेफ्ट में कोई भी जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाएगा, मतलब ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। लेकिन फर्स्ट नॉन जीरो के राइट में अगर कोई भी जीरो हैं तो वो सारे के सारे जितने भी जीरो होंगे सारे के सारे जीरो मतलब काउंट कर लिए जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। तो ये वाले जीरो काउंट किए जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर में, लेकिन जो लेफ्ट वाला है फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट साइड वाला है उसको काउंट नहीं किया जाता। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर कितना हो जाएगा 3। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितने आ जाएंगे 3। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज नॉट वैलिड फॉर द पेयर ऑफ, किसके लिए मल्टीपल प्रोपोर्शन का लॉ वैलिड नहीं है। मल्टीपल प्रोपोर्शन को लॉ वैलिड होने के लिए सबसे पहले कंडीशन यही है कि दोनों जो कंपाउंड हैं, मतलब दोनों मॉलिक्यूल हैं, वो कैसे हों, दोनों में सेम नंबर मतलब एक जैसे सेम टाइप ऑफ एटम होने चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। और सेकेंड मतलब फर्स्ट में क्या H2O और H2O, इसमें क्या है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे तो ये मल्टीपल प्रोपोर्शन का लॉ फॉलो करेगा, मतलब इस पर वैलिड होगा। ऐसे ही अगर हम कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ इसके पास भी है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के एटम है और इसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन ही है, तो इस पर भी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड होगा। थर्ड ऑप्शन क्या है, कार्बन हाइड्रोजन है और दूसरा जो कंपाउंड मतलब मॉलिक्यूल है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे देखो कार्बन हाइड्रोजन है और यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन आ गया, तो इस पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड नहीं होगा। और बाकी फोर्थ ऑप्शन है क्या, कार्बन हाइड्रोजन और दूसरा वाला मॉलिक्यूल भी कार्बन हाइड्रोजन का ही है, तो इस पर भी वैलिड है, इस पर भी वैलिड है, इस पर भी वैलिड है। तो हमें ये ऑप्शन ढूंढना था जिसमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड नहीं था। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेथेन, क्योंकि जो एटम होने चाहिए वो कैसे दोनों मॉलिक्यूल में सेम टाइप ऑफ एटम होने चाहिए, तो सबसे बड़ी पहली कंडीशन तो यही है, जो कि पहली कंडीशन ही फेल कर रहा, तो इसलिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इस पर वैलिड नहीं होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमें सेलेक्ट करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो
है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो पहला ऑप्शन क्या है, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स, मतलब जो मैटर के पास में तो ऐसे एटम्स होते हैं जो मतलब डिवाइड नहीं होते हैं, तो ये तो बात सही है, ठीक है। एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट है आइडेंटिकल प्रॉपर्टी, ये भी सही हो, जो एटम्स होते हैं गिवन एलिमेंट में कैसी होती है, एक जैसी प्रॉपर्टी होती है। थर्ड ऑप्शन है कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशियो, तो ये भी जब कंपाउंड्स कब बनते हैं, जब एटम्स डिफरेंट एलिमेंट के एटम कंबाइंड करते हैं, फिक्स्ड रेशियो में कंबाइंड करते हैं, तो किसका फॉर्मेशन होता है, कंपाउंड का, मतलब ये भी ऑप्शन करेक्ट है। और फोर्थ ऑप्शन है एटम्स आर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, मतलब ये बात गलत है क्योंकि एटम को ना तो क्रिएट कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो ये बात गलत है, मतलब हमें इनकरेक्ट ढूंढना था, तो इनकरेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। तो एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है कि एक एलिमेंट है, एन एलिमेंट है 2 आइसोटोप, तो एक एलिमेंट है जिसके 2 आइसोटोप हैं, एटॉमिक मास दिया है, एक का 10 है, दूसरे का 15 यू है, यू का मतलब यूनिफाइड मास रेस्पेक्टिवली। इफ द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ लाइटर आइसोटोप, मतलब जो जिसका कम मास वाले, मतलब 10 का जो परसेंटेज आइसोटोप है वो कितना है, 80% दिया है परसेंटेज अबंडेंस, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। तो जब लाइटर वाला मतलब 80 है, तो जो लार्जर वाला हो जाएगा, जो हैवियर आइसोटोप है वो कितना हो जाएगा 20 की, भाई टोटल परसेंटेज तो 100 ही होगा, तो परसेंटेज अबंडेंस ऑफ लाइटर वाले की 80 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी 15 की 20%, ठीक है। तो हम क्या मान लेते हैं कि जो ये क्या है, ये इसको मान लेते हैं कि W1 इसका मास है, ठीक है, ये W2 मान लेते हैं, ठीक है, और इसकी परसेंटेज लाइटर वाले की, मतलब इसको मान लेते हैं कि ये परसेंटेज अबंडेंस x1 है और हैवियर वाले की मान लेते हैं कि x2 है। तो ये फॉर्मूला होता है, इसके लिए अब हमें कैलकुलेट करना है एटॉमिक मास किसका, एवरेज। तो एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है एवरेज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला याद रखना, W1 मतलब लाइटर का मास इंटू x1, तो लाइटर की परसेंटेज कंपोजिशन, प्लस W2 मतलब हैवियर का मास इंटू हैवियर का परसेंटेज कंपोजिशन मतलब x2 डिवाइडेड बाई, तो ये क्या है x1 है, डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2, मतलब फर्स्ट लाइटर के परसेंटेज कंपोजिशन अबंडेंस और सेकेंड हैवियर की परसेंटेज अबंडेंस। तो W1 कितना है 10, ठीक है, और x1 की वैल्यू कितनी है, x1 कितना हो गया 80, मतलब जो लाइटर वाला है उसका 80% दिया है, और बाकी जो बचेगा हैवियर का हो जाएगा, मतलब 100 में 20% बचेगा, जब 80 सब्सट्रैक्ट करोगे तो वो हो जाएगा हैवियर। तो W1 कितना हमने मान लिया, W1 का कितना दिया है W2 कितना दिया है 15, और x2 की वैल्यू कितनी आ गई 20, डिवाइडेड बाई x1 में कितना है 80 प्लस x2 कितना है 20। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना 800 प्लस 300 डिवाइडेड बाई 80 प्लस 20 मतलब 100, तो ये कितना ऊपर कितना आ जाएगा 800 प्लस 300 मतलब 1100 डिवाइडेड बाई 100, तो 2 जीरो से जीरो कैंसिल हो गए, तो ये कितना आ गया 11। तो यहाँ पे जो एवरेज एटॉमिक मास आया 11 U, मतलब U क्या है यूनिफाइड मास है, तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस तरीके से W1 x1 प्लस W2 x2 डिवाइडेड बाई x1 टू x2, तो इस फॉर्मूले को याद कर लो एकदम, कि अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया तो सीधे यही फॉर्मूला रख देना है। अब बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है कि फार्मूला मास इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ मॉलिक्यूलर मास इन द केस ऑफ, मतलब किसके केस में फार्मूला मास की जगह पर मॉलिक्यूलर मास, मतलब मॉलिक्यूलर मास की जगह पर फार्मूला मास यूज किया जाता है। तो हम बात करते हैं, इसमें 4 ऑप्शन है, वाटर, NaCl और हीलियम और हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो NaCl होता है, NaCl में फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास होता है सेम ही होता है। जैसे कि NaCl की बात करते हैं, तो NaCl को जब अगर बाटल के अंदर डाला जाता है तो ये क्या होता है Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। तो इसका अगर हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं तो सोडियम 23 और क्लोरीन 35.5 होता है, मतलब ये क्या होता है इसका मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो ये कितना होता है 58.5। लेकिन अगर हम यहाँ पे इधर देखते हैं तो इधर कितना है, ये कितना है सोडियम Na प्लस मतलब 23 प्लस 35.5, तो ये भी कितना हो गया 58.5 ग्राम। तो ये भी हो गया फॉर्मूला मास, मतलब ये सॉरी इसको क्या बोलेंगे फॉर्मूला मास, ये क्या हो गया फॉर्मूला मास। तो यही पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा जो मतलब किस केस में फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूलर मास की जगह पर फार्मूला मास यूज किया जाता है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा NaCl। तो NaCl के केस में यूज किया जाता है।
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंस कितने मॉलिक्यूल हैं, मतलब 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है के पास कितने मतलब Na मॉलिक्यूल हैं, 2 Na मॉलिक्यूल हैं या 0.5 Na मॉलिक्यूल हैं या 4 Na मॉलिक्यूल हैं। तो हम क्या करते हैं, हमें मास दिया गया तो सबसे पहले क्या करते हैं, मोल कैलकुलेट करते हैं। मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोल क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास कितना दिया है, मास दिया है 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, तो 88 डिवाइडेड बाय, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मास कितना होता है 44, तो 88 डिवाइडेड बाय 44 मतलब कितने आ गए 2 मोल। और अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है, मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर मतलब Na। तो मोल कितने 2 Na, तो आंसर क्या आ जाएगा, वैल्यू आ गई मतलब 2 Na, तो मतलब सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है, इन विच मॉलिक्यूल परसेंटेज ऑफ बोथ एलिमेंट इन द मॉलिक्यूल आर इक्वल। तो दोनों एलिमेंट की जो परसेंटेज है मॉलिक्यूल में इक्वल है। तो इसके लिए मास परसेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मास परसेंट इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का एटॉमिक मास इंटू उसकी एटॉमिसिटी, एलिमेंट की एटॉमिसिटी डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलर मास ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का मोलर मास। तो हमें इसमें से ऑप्शन ढूंढना है जिनके पास में परसेंटेज कंपोजिशन मास परसेंट इक्वल है। तो अगर हम कार्बन का निकालते हैं तो ये फॉर्मूले है, मतलब फॉर्मूला एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, अगर हम कार्बन का परसेंटेज मास परसेंट निकालते हैं तो कार्बन का कितना आएगा, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, और कार्बन की एटॉमिसिटी कितनी है 1, डिवाइडेड बाई कंपाउंड मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब 28 ग्राम पर मोल, ये हो गया इसका मोलर मास। तो यहाँ पे इंटू 100 परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, कार्बन की। अब अगर एक किसके लिए है, कार्बन के लिए। अगर हम ऑक्सीजन की निकालते हैं यहाँ पर तो ऑक्सीजन क्या क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट 16, एटॉमिसिटी 1 है यहाँ पर, और डिवाइडेड बाई कंपाउंड का मतलब मोलर मास कितना है, कंपाउंड तो 28 ही मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे देखो इंटू 100, तो ये दो वैल्यू हैं अलग अलग आ रही हैं, जब इनको कैलकुलेट करोगे तो ये सेम नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, तो ये तो किसके लिए था, फर्स्ट के लिए। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। सेकंड ऑप्शन में सल्फर है, सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड है। अगर हम सल्फर की मास परसेंट निकालते हैं, परसेंट ऑफ सल्फर, सल्फर का परसेंट निकालते हैं तो क्या था, एटॉमिक मास सल्फर का कितना होता है 32, एटॉमिसिटी यहाँ पे सल्फर की मतलब कितने एटम है 1 ही एटम है, डिवाइडेड बाई कंपाउंड का मोलर मास, तो कंपाउंड का मोलर मास सल्फर डाइऑक्साइड का कितना होता है 64, तो ये कितना इंटू 100 परसेंटेज निकाल ले तो 100 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा 50%। अब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, ऑक्सीजन मतलब एटॉमिसिटी मतलब ऑक्सीजन के कितने एटम है 2, डिवाइडेड बाय कंपाउंड मतलब सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना है 64, तो ये कितना आ जाएगा ये 32 मतलब ये भी इंटू 100 परसेंटेज निकाले तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा, ये भी 50% आ जाएगा। मतलब हमें जो ऑप्शन चाहिए था वो तो आ गया मेरे पास, इनमें ऐसा मतलब परसेंटेज मास जो मतलब ऐसे एलिमेंट ढूंढना है जिसमें बोथ के पास दोनों के पास में इक्वल परसेंट मास परसेंट होना चाहिए, तो वो आंसर इसका तो है सल्फर डाइऑक्साइड। ऐसे ही हम अमोनिया का कैलकुलेट कर लेंगे, तो अमोनिया का मतलब एटॉमिक मास डिवाइड इंटू उसकी एटॉमिसिटी डिवाइडेड बाई नाइट्रोजन का एटॉमिक मास और इंटू नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी डिवाइडेड बाई अमोनिया का मोलर मास रखेंगे, तो ऐसे, लेकिन इन सबका अलग अलग आएगा, इसलिए जो ऑप्शन क्या हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे सबके लिए कैलकुलेट करके देख लेना, बाकी जो आंसर क्या है सेकेंड आ जाएगा। ओके थैंक। आगे बात करते हैं 9th नंबर क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें एक हाइड्रोकार्बन है जिसके पास 80% कार्बन बाय मास दिया है, मतलब कार्बन का परसेंटेज कितना दिया है वेट बाय वेट 80%। तो हमें इंपेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन का इंपेरिकल फार्मूला कैसे कैलकुलेट किया जाता है इस पर बात करते हैं। तो कार्बन का परसेंटेज कितना दिया गया है 80, अब हाइड्रोकार्बन है मतलब उसके साथ हाइड्रोजन भी होगा, तो अब कार्बन जब 80 है 80% है तो हाइड्रोजन कितना बचा 25, टोटल परसेंटेज तो 100 ही होगा,
तो 100 में जब 80% कार्बन हो गया मतलब हाइड्रोजन कितना बचा 20, तो हाइड्रोजन का 20 आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, इनका एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। एटॉमिक रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, तो इसको 80 डिवाइडेड बाई 12 मतलब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.67। ऐसे ही हाइड्रोजन का एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे, तो हाइड्रोजन के परसेंटेज डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, तो 1 होता है मतलब ये हाइड्रोजन कितना आ जाएगा 20। और अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, सिंपल रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन जो भी जितने भी एलिमेंट देते हैं उनके पास मतलब एटॉमिक रेशियो जिसका मिनिमम आता है उस मिनिमम वैल्यू से सबके एटॉमिक रेशियो को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे 6.67 डिवाइडेड बाई 6.67 तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 1, मतलब सिंपल रेशियो आ गया। ऐसे ही इसकी बात करेंगे मतलब 20 डिवाइडेड बाई, क्योंकि 6.67 कम है, ये ज़्यादा है, 20 ज़्यादा, मतलब जो मिनिमम वैल्यू होती है उसको उससे डिवाइड कर देते हैं सबके एटॉमिक रेशियो को। तो इसको भी 6.67 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 3 के आसपास आ जाएगी। 20 डिवाइडेड बाई 6.67, 3 जा 18 होता है, तो ये 6.7 है, 6.67 है, तो ये 3 के आसपास वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के एटम का रेशियो कितना आ गया, ये कितना है, कार्बन 1 आ गया और हाइड्रोजन 3 आ गया। तो यहाँ पे जो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा CH3। तो हमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा CH3। तो हमें क्या कैलकुलेट करना था, इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना था हाइड्रोकार्बन का, तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा CH3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस obtained at HTP when 32 ग्राम ऑफ मेथेन रिएक्टेड विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड के मोल कैलकुलेट करने हैं जब 32 ग्राम ऑफ मेथेन रिएक्ट करता है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंबशन रिएक्शन लिखते हैं। कंबशन रिएक्शन क्या होती है, CH बाई प्लस X प्लस बाई बाई 4 O2 से XCO2 प्लस बाई बाई 2 H2O का फॉर्मेशन होता है। तो हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन क्या है, मतलब मेथेन है। अब मेथेन से अगर हम X की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे कार्बन का कितना एटम 1 है, हाइड्रोजन के कितने 4 एटम है, तो मतलब X की वैल्यू कितनी आ गई 1 और बाई की वैल्यू कितनी आ गई 4। जब इससे कंपेयर करेंगे तो बाई 4 आ गया। तो हम x प्लस बाई बाई 4 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। x की वैल्यू 1 प्लस बाई बाई 4, बाई की वैल्यू 4 है, डिवाइडेड बाई 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 2। तो कितने मोल आ गए O2 के। तो 1 मोल मेथेन रिएक्ट करता है 2 मोल O2 से, फॉर्मेशन करता है x मतलब XCO2, x की वैल्यू 1 मतलब 1 CO2 प्रोड्यूस करता है, और बाई की वैल्यू 4 है मतलब 4 डिवाइडेड बाई 2 H2O मतलब 2 H2O का फॉर्मेशन होता है। जब 1 मोल मेथेन रिएक्ट करता है 2 मोल O2 से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस होता है। तो अब हम देखते हैं हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि 32 ग्राम ऑफ मेथेन। अब मेथेन 32 ग्राम मेथेन का मतलब है कि इसके मोल, हम अगर इसको मास को मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, मास कितना है 32 मोल और मोलर मास कितना होता है 16, मतलब 2 मोल ऑफ मेथेन आ जाएगा। और ऐसे ही O2 के मोल कैलकुलेट कर लेंगे। O2 का मास कितना दिया 32 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है 32, तो इसके 1 मोल आ जाएंगे। अब हम रिएक्शन से देखते हैं, रिएक्शन में क्या होता है, जब 1 मोल मेथेन रिएक्ट करता है 2 मोल O2 से तो 1 मोल CO2 का फॉर्मेशन करता है। लेकिन अगर हमें इसमें कितने मोल मिल रहे हैं, 2 मोल मेथेन मिल रहा है, 1 मोल मतलब ऑक्सीजन मिल रहा है, लेकिन हमें 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए कम से कम 2 मोल O2 चाहिए थे, लेकिन जब 2 मोल नहीं हमारे पास तो 1 ही है। तो जो वैल्यू कम आती है, मतलब जो मिनिमम यहाँ पे क्या है मेथेन मतलब सॉरी O2 क्या है कम है, तो ये हो जाएगी पूरी तरीके से रिएक्शन में कंज्यूम। तो रिएक्शन कौन कंट्रोल करेगा, ऑक्सीजन ही। तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगी लिमिटिंग रीजेंट। तो ऑक्सीजन लिमिटिंग रीजेंट हो जाएगी। लिमिटिंग रीजेंट क्या करती है, यही फिर अब रिएक्शन क्या होगी, जो CO2 का फॉर्मेशन होगा वो ऑक्सीजन के हिसाब से होगा। तो जब हम देखते हैं अगर हमें 1 मोल मतलब 2 मोल O2 कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करता है 1, मतलब 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है जब 2 मोल होता है। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया गया है 1 मोल O2, तो 2 मोल से 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, तो 1 मोल O2 से कितना प्रोड्यूस होगा, 1 मोल O2 से कितना, उसका आधा 2 से 1 मिल रहा है, तो 1 से कितना मिलेगा 1/2 मोल, मतलब मोल ऑफ CO2 इतना प्रोड्यूस होगा, या 0.5 मोल। तो 0.5 मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट ऑप्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11, मास ऑफ 1 कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल इन ग्राम।
हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करना है ग्राम में। तो हम जानते हैं जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है इसका AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट में मास क्या होता है, मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट में क्या होता है, कार्बन 12 होता है और ऑक्सीजन कितना होता है 16 AMU में एटॉमिक मास यूनिट में। तो ये कितना हो गया 28। तो ये हो गया AMU 28 AMU। अभी तो हमें AMU में हमें क्या कैलकुलेट करना है ग्राम में, तो अब हम ग्राम में कैसे कैलकुलेट करें। और हम जानते हैं कि एक एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये वैल्यू होती है यहाँ पे, इसको इतना ले लो कि 1.6 ही ले लो, ठीक है। 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम ये किसके बराबर होता है, 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, ये 28 है, AMU के जगह पे रख देना है 1.67 इंटू 10⁻⁻24। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आएगी 4.65 इंटू 10⁻⁻23। और ये आंसर हमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन मिल रहा है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है, एक AMU की वैल्यू कैलकुलेट रख देनी है मतलब ग्राम में, तो आंसर किस में आ जाएगा, ग्राम में। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। If 2 mole of nitrogen react and 3 mole of hydrogen mixed together to produce ammonia, then select the correct option। तो 2 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करते हैं 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से, जिससे अमोनिया प्रोड्यूस होती है। तो हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं कि हम इसकी रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन क्या होती है कि N2 + 3H2 जब रिएक्ट करते हैं तो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जब 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करता है 3 मोल हाइड्रोजन से प्रोड्यूस होता है 2 मोल अमोनिया। तो ये तो हो गए इसके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या हो गया 1:3:2। और हमें इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हम क्या करते हैं, पहले लिमिटिंग रीजेंट की बात करते हैं। लिमिटिंग रीजेंट को कैसे फाइंड किया जाता है, LR। लिमिटिंग रीजेंट फाइंड करने के लिए हमें रेशियो निकालना पड़ता है। रेशियो किसका होता है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट का अमाउंट डिवाइडेड बाई स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये तो रेशियो निकालते हैं। अब जिसका रेशियो मिनिमम आ गया मतलब वही हो जाएगा LR, मतलब वही हो जाएगा लिमिटिंग रीजेंट। तो अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन के लिए रेशियो निकालते हैं। पहले क्या निकालते हैं, नाइट्रोजन के लिए रेशियो फॉर N2। तो N2 के लिए रेशियो निकालेंगे, मतलब अमाउंट रिएक्टेंट का इसका अमाउंट कितना दिया गया है नाइट्रोजन का 2 मोल, ठीक है। और नाइट्रोजन का जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 मतलब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा रेशियो का 2। अब बात करते हैं रेशियो निकाल लेते हैं हाइड्रोजन के लिए, रेशियो फॉर हाइड्रोजन H2 के लिए। तो हाइड्रोजन का अमाउंट मतलब जो हाइड्रोजन का अमाउंट कितना है 3 मोल और इसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 3, तो ये कितना आ गया 1। तो इसका कितना आ गया रेशियो 1। और जिसका रेशियो 1 मतलब जिसका मतलब रेशियो कितना आता है मिनिमम, ये क्या है, ये मिनिमम आ गया। जिसकी वैल्यू रेशियो की वैल्यू मिनिमम हो जाती है वो क्या हो जाता है LR। तो यहाँ पे लिमिटिंग रेजेंट कौन हो गया, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन लिमिटिंग रेजेंट हो गया। अब क्या करेगा, जो लिमिटिंग रेजेंट होता है वही रिएक्शन को कंट्रोल करता है। जब हम रिएक्शन से देखते हैं 3 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करके 1 मोल नाइट्रोजन से फॉर्मेशन करते हैं 2 मोल अमोनिया का। तो जो और क्वेश्चन में भी हमें कितने दिए गए हैं 3 मोल और नाइट्रोजन के 2 मोल दिए हैं, लेकिन यहाँ पर लिमिटिंग रीजेंट कौन है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन ही रिएक्शन को कंट्रोल करेगा, मतलब 3 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस होता। तो हाइड्रोजन के 3 मोल दिए गए हैं, मतलब 3 से 2 मोल ही अमोनिया प्रोड्यूस होगी। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन गलत है और कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन है कि नाइट्रोजन इज लिमिटिंग रीजेंट, ये तो बात गलत है क्योंकि हम देख चुके क्या लिमिटिंग रीजेंट कौन है, हाइड्रोजन। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है कि 1 मोल ऑफ अमोनिया विल बी फॉर्म्ड, तो अमोनिया 1 मोल नहीं, अमोनिया 2 मोल। 3 मोल हाइड्रोजन से कितने अमोनिया के मोल प्रोड्यूस होते हैं 2 मोल। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, 1 मोल नहीं 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस होगी। थर्ड ऑप्शन है कि हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रीजेंट, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन लिमिटिंग रीजेंट है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बोथ आर लिमिटिंग, ये भी गलत क्योंकि दोनों नहीं है, हाइड्रोजन लिमिटिंग रीजेंट है।
तो ऑप्शन कौन सा जाएगा सही, थर्ड ऑप्शन। तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रीजेंट। ओके बा, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक्वस सोल्यूशन कंटेन्स 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 18 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो हमें सॉल्यूट का मास परसेंट निकालना है। तो एक्वस सोल्यूशन है जिसके पास 2 ग्राम सॉल्यूट है इन 18 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, और हमें मास परसेंट निकालनी है। तो मास परसेंट क्या होता है, मास परसेंट का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट का मास डिवाइडेड बाई मास ऑफ मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन का मास इंटू 100। परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट दिया गया है 2 ग्राम, सॉल्यूट का मास दिया गया है 2 ग्राम, और सॉल्यूशन का मास कितना दिया गया है 18 ग्राम, और कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, जो कितना हो जाएगा 9, मतलब 100 डिवाइडेड बाई 9। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 1 मतलब 11.1%, मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, गैसियस मिक्सचर है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, ए गैसियस मिक्सचर ऑफ मेथेन एंड O2 कंटेन्स इक्वल मासेस ऑफ बोथ। तो मेथेन और O2 के पास कोई गैसियस मिक्सचर है जहां पर मेथेन और O2 के इक्वल मासेस हैं। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेन इन द मिक्सचर। मिक्सचर में मेथेन का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, अब मास इक्वल है, अब पता नहीं कितना है, तो हम क्या करते हैं, दोनों के मास इक्वल मानते हैं, कोई भी एक वैल्यू और मान लेते। हम क्या मानते हैं, तो सबसे ज़्यादा अच्छा वही होता है कि हम क्या माने, जो दो जितने भी मतलब मॉलिक्यूल दिए हैं, अगर सबके हमें इक्वल मासेस दिए हैं तो उसमें क्या करते हैं, जो जिसका मोलर मास सबसे ज़्यादा होता है, मतलब जो भी मॉलिक्यूल है जिसका सबसे ज़्यादा मोलर मास है, तो हम क्या करते हैं उसके बराबर मास मान लेते हैं। तो उसके बराबर मास मान लेंगे तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, आसान। तो हम क्या करते हैं, मेथेन और O2 में मोलर मास किसका ज़्यादा है, O2 का। तो ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 32 और मेथेन का 16 होता है। तो हम मान लेते जो मास है, इक्वल मासेस हैं, और मास कितना है कि 32 ग्राम ऑफ मेथेन है और 32 ग्राम ऑफ O2 है। तो हम कहते हैं मास ऑफ O2 कितना है, ये 32 ग्राम। ये क्या मान लिया, मतलब सपोज कर लिया, ठीक है, ये क्या है सपोज। और इतना ही मास, मतलब इक्वल मास है दोनों के, तो इतना ही मास किसका होगा, मेथेन का। मास ऑफ CH4 कितना है 32 ग्राम। तो दोनों के मास इक्वल हैं। अब क्या करते हैं, हम मोल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले O2 को मोल कैलकुलेट करते हैं, मोल्स ऑफ O2 के मोल्स क्या, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो इसका मास कितना आ जाएगा, मास कितना है 32, मोलर मास भी 32, मतलब O2 का कितना आ गया 1 मोल। ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे मेथेन के मोल्स ऑफ CH4, मेथेन के मोल कैलकुलेट कर लेंगे। मेथेन का मास कितना 32 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ मेथेन 16। तो ये कितने आ गए 2 मोल। तो 2 मोल मेथेन आ गया, 1 मोल O2 आ गया, मतलब 1 मोल ऑक्सीजन और 2 मोल मेथेन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बस मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेना है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है, मोल फ्रैक्शन होता है मोल्स ऑफ कंपोनेंट के मोल्स डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स, मतलब सभी कंपोनेंट के टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, सभी कंपोनेंट्स के टोटल मोल। तो हमें किसके कैलकुलेट करने हैं, मेथेन के मोल। तो कंपोनेंट मतलब मेथेन के मोल कितना है 2 डिवाइडेड बाई टोटल मोल, मतलब मेथेन के मोल प्लस O2 के मोल। मेथेन के मोल कितने हैं 2 और O2 का कितना है 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, मेथेन का मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 2/3। तो 2/3 कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। तो इसमें कौन सा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगर हमें मान लो क्वेश्चन में पूछा होता है कि O2 का मोल फ्रैक्शन, तो हम O2 का मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 का क्या लेते हैं, O2 के मोल्स, O2 का मोल कितना है 1 और डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स, मतलब मेथेन के मोल प्लस O2 के मोल। तो कितना टोटल मोल कितने हैं 3। तो O2 का मोल फ्रैक्शन कितना आ जाता है 1/3। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर 500 ml and 0.2 molar NaOH solution, तो द मोल ऑफ NaOH रिक्वायर्ड, NaOH के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे। तो देखो ये इसको लिए तो सीधे फॉर्मूला होता है, इसमें अगर हम मोल कैलकुलेट करते हैं, मोल का फॉर्मूला होता है मोल इक्वल टू
मोलैरिटी मतलब कैपिटल M इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस में रखना है, लीटर में रखा जाता है। तो हमें यहाँ पर वॉल्यूम कितना दिया गया है, ml में दिया है, उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब क्या हो जाएगा 500 ml है, तो इसको जब लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 लीटर हो जाएगा। मोलैरिटी कितनी दी है 0.2, वॉल्यूम कितना दिया 0.5, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.10, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.10, मोल कितने आ गए 0.1, तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें कुछ करना नहीं था, ये तो सीधे क्वेश्चन था मोलैरिटी। वैसे मोल कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला, मोल का फार्मूला उसके हिसाब से रखा जाता है जो हमें डाटा दिया होता है। अब जो डाटा दिया था वहां पे ये फार्मूला भी याद कर लेना कि मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस में रखना होता है हमको, लीटर में, तो ये चीज याद रखना। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि 58.5 ग्राम ऑफ NaCl इज एडेड इन 2500 ग्राम ऑफ वाटर, द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन फॉर्म्ड इज। तो सोल्यूशन की मोलैलिटी क्या होगी, तो मोलैलिटी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, मोलैलिटी की बात करते हैं। मोलैलिटी इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास, और सॉल्वेंट का मास किस में रखना है, किलोग्राम में, केजी में रखना होता है। तो हमें तो मास दिया है, या तो मोल से हम क्या करते हैं, जो मास दिया है उसको मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं, या फिर इस फॉर्मूले को हम और कन्वर्ट कर लगते हैं। मोल्स को क्या लिख सकते हैं, मोलर मास, सॉरी मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो ये मोल है, इसको मोल्स ऑफ सॉल्यूट को लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो इसको लिख लेते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाई, ये नीचे चला जाएगा मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास किसमें, केजी में रखना है। तो बस ये फॉर्मूला, हमें मास दिया है तो सीधे वैल्यू रख देंगे। मास कितना दिया है 58.5 ग्राम, 58.5 सॉल्यूट का मास है, और इसका NaCl सॉल्यूट क्या है, सोडियम क्लोराइड, तो NaCl का मोलर मास कितना होता है, वो भी इतना ही होता है 58.5, सोडियम 23 और क्लोरीन 35.5 होता है। जब इनको दोनों को ऐड करोगे तो इतना ही आएगा, इनटू क्या रखना है, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास किस में, केजी में रखना, और हमें किस में दिया है, ग्राम में, तो हम इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे। ये क्या है 2500 ग्राम है, तो इसको केजी में कन्वर्ट करोगे मतलब 1000 से करोगे डिवाइड, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5 kg, तो यहाँ पे 2.5 kg रख देना है। तो 58.5 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 2.5 आ गई। इस पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ जाएगा, मतलब 10 डिवाइडेड बाई 25, तो इसको क्या, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.4 मोलर, मतलब स्मॉल m। हमें मोलैलिटी कैलकुलेट करनी थी, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ जा रहा है, सेकेंड ऑप्शन, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ वन मोलर सोल्यूशन, मतलब एक मोलैरिटी दी है, मोलर ऑफ सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड ए इज 1.12 ग्राम पर ml, द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन इज, तो सोल्यूशन की मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। मोलर मास दिया गया है कंपाउंड ए का, जो मोलर मास दिया गया है 120 ग्राम पर मोल। तो हम सीधे फॉर्मूला होता है हमारे पास, ए क्या होता है, मोलैलिटी, मोलैलिटी इक्वल टू मोलैरिटी कैपिटल M इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेंसिटी इंटू 1000 माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ पे मोलर मास रख देना है। तो मोलैरिटी कितनी दी है हमको 1, तो मोलैरिटी कितनी दी 1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेंसिटी दे रखी है 1.12 इंटू 1000 माइनस मोलैरिटी 1 इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, उसका मास दिया गया, मतलब जो ए है वो सॉल्यूट है, उसका मोलर मास दे रखा है 120 ग्राम पर मोल। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 1000 डिवाइडेड बाई 1.12 इंटू 1000, तो ये कितना हो जाएगा 1100
1120 आ जाएगा, ये माइनस ये कितना 120, तो ये आ जाएगा 1120 माइनस 120 कितना हो जाएगा 1000, ऊपर भी 1000 ही है, तो 1000 डिवाइडेड बाई 1000 मतलब आंसर कितना आ गया 1 मोलल, या स्मॉल m लिख सकते हैं। तो आंसर आ गया 1 मोलल या स्मॉल m, मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मोलैरिटी दी है और डेंसिटी दी है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इससे कैलकुलेट कर लेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें क्या कैलकुलेट करना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन एक्वस NaOH सॉल्यूशन इज। तो हमें क्या दे रखा है, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है और 1 मोलल मतलब मोलैलिटी दी है एक्वस NaOH की सॉल्यूशन की। तो हम देखो 1 मोलल का मतलब क्या होता है, 1 मोलल एक्वस NaOH, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 1 मोल ऑफ NaOH का 1 मोल कितने ग्राम में प्रेजेंट है, NaOH प्रेजेंट इन 1 kg, मतलब 1 kg सॉल्वेंट में NaOH का कितना मोल प्रेजेंट है, 1 kg सॉल्वेंट, 1 kg सॉल्वेंट में NaOH के कितने मोल प्रेजेंट है 1। और यहाँ पर सॉल्वेंट मतलब सोल्यूशन कैसा है, एक्वस सोल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट क्या है, वाटर। तो 1 kg वाटर में NaOH के कितने मोल प्रेजेंट हैं 1। तो हमें क्या पता चल गया, NaOH क्या है, ये है सॉल्यूट, ठीक है सॉल्यूट। तो NaOH के मोल पता चल गए हमको, और मास भी पता चल गया सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट का मास कितना है 1 kg, 1 kg का मतलब 1000 ग्राम, अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 kg क्या हो जाएगा 1000 ग्राम। तो अब क्या करते हैं, हम मोल कैलकुलेट कर लेते हैं वाटर के, मतलब जो सॉल्वेंट क्या है वाटर, तो वाटर के मोल कैलकुलेट कर लेंगे। मोल्स ऑफ H2O के मोल क्या होंगे, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास कितना दिया है 1000 ग्राम, मोलर मास कितना होता है 18, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 55.56। ये आ गया मोल, किसके आ गए H2O के मोल, और NaOH के मोल पता चल गया। हमें कैलकुलेट क्या करना है, NaOH मतलब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH के क्या आ जाएगा, NaOH के मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएंगे, मोल्स ऑफ NaOH का मोल 1 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, मतलब NaOH के मोल्स प्लस वाटर के मोल्स। तो NaOH के मोल कितना है 1 और वाटर का मोल कितना है 55.56। तो जब इसको ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 56.56। तो इसमें देखो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है 1 डिवाइडेड बाई 56.55, वही मतलब जो भी मतलब यही है फोर्थ ऑप्शन। तो चाहे वो 55 लिख लो या 56, लगभग में 56 ही आता है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो हमें क्या कैलकुलेट करना था, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट। अब हम वाटर का भी मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते थे, अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट, मतलब H2O के मोल कितने हैं 55.55 डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स, मतलब टोटल मोल्स कितने आ गए 56.55। तो ये किसके मोल फ्रैक्शन आ गया H2O का। अगर H2O का पूछा होता तो H2O का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन है, ए दिया गया है 0.0014 कैन बी रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, तो हम पहले बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म क्या होती है। साइंटिफिक नोटेशन को ऐसे लिखा जाता है n × 10⁻n, मतलब किसी भी वैल्यू को अगर हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं, मतलब वो किस फॉर्म में लिखिए साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म ये होती है। और n क्या है, n एक नंबर होता है, n की वैल्यू जो क्या है वो नंबर है, नंबर। और जो n की वैल्यू है वो कहाँ से वैल्यू करते हैं, 1 से लेकर इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है 9.999, मतलब 1 से लेकर 9.9 के बीच में इसकी वैल्यू n की वैल्यू लाई करती है। और जो स्मॉल n होता है ये क्या होता है एक्सपोनेंट, मतलब उसकी पावर होती है, एक्सपोनेंट है। और एक्सपोनेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो जो हमें वैल्यू दी गई है, वैल्यू क्या दी गई है 0.0014। तो इसको किस फॉर्म में लिखा जाएगा, मतलब इसका साइंटिफिक नोटेशन क्या फॉर्म होगा। तो हम देखते हैं कि पॉइंट कहाँ पे लगाएगा, हम पीछे से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, मतलब 4 के बाद पॉइंट लगा है, 4 के बाद पॉइंट लगा है। अगर हम मान लो इसको इस फॉर्म में लिखते हैं कि इस फॉर्म में लिख दिया कि 14 × 10⁻⁻4, क्योंकि 4 के पॉइंट लगा है, 4 मतलब 4 किधर है लेफ्ट साइड में है, तो जब पॉइंट उधर लगा है तो पावर कितनी माइनस में जाएगी। जैसे कि अगर ऐसे लिखा होता है 400, ठीक है, ऐसे लिखा होता तो इसको क्या लिखते हैं हम, अगर इसको ऐसे लिखा होता तो मतलब
ऐसे लिखना होता है इसको। अगर हम एक्सपोन मतलब इसमें साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखते तो कितना लिखते, 0.14 इंटू 10 द पावर प्लस का 4। अगर पॉइंट यहाँ पर होता तो ये पॉइंट होता, लेकिन पॉइंट किधर है, लेफ्ट साइड में, तो उसको अगर हम राइट साइड में लाएंगे पॉइंट को तो कितना माइनस की पावर इंक्रीज, और लेफ्ट में ले जाएंगे तो पॉजिटिव की पावर इंक्रीज होगी, मतलब प्लस में पावर जाएगी, तो एक्सपोनेंट की वैल्यू है वो प्लस में जाएगी। तो ये कितना आ गया 14। लेकिन हमें ये क्या है, n की वैल्यू, और n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 से लेकर 9.99 के बीच में होनी चाहिए। मतलब ये चीज़ क्या गलत है, मतलब ऐसे नहीं लिख सकते, मतलब साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में ऐसे नहीं लिख सकते कि n की वैल्यू 14 नहीं होनी चाहिए, मतलब 9.99 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 1 से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये तो गलत बात है। तो अब हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट को 3 तक शिफ्ट करते हैं। जब 3 तक शिफ्ट करेंगे तो ये पॉइंट है 3 डिजिट राइट में आएगा। 3 डिजिट राइट में आएगा तो मतलब ये क्या हो जाएगा, 1.4 इंटू 10 द पावर, 3 डिजिट राइट में आ रहा, मतलब पावर कितना 3 माइनस में जाएगी, -3, 1.4। अब देखो जो n की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास ये कितनी आ रही है, n की वैल्यू 1.4, मतलब 1.4 देख लो 1 से लेकर 9.99 के बीच में ही है, तो ये वैल्यू सही हो जाएगी। अब देख लो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो साइंटिफिक नोटेशन को ऐसे लिखा जाता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।